गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। और इससे पहले अपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके बाद में पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया था। ठीक है, आज हम लेंगे केमिकल बॉन्डिंग्स। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग्स। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में या यूँ कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी प्रकार की थ्योरीज दी गई है। ठीक है, तो वो थ्योरीज भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जनरली हम जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड, अर्थात केमिकल बॉन्ड में हम अक्सर जो देखते हैं, एक तो जैसा कि कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर थर्ड बॉन्ड की बात करेंगे, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, मेटेलिक बॉन्ड भी होता है। ठीक है, लेकिन चूँकि कोवैलेंट बॉन्ड दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड आयनिक बॉन्ड ये भी एक इम्पोर्टेंट है और सिंपल है। अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। इसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, जिसको अपन बोलते हैं सहसंयोजक। क्या होगा? सहसंयोजक बंध। ठीक है, दूसरा है आयनिक बंध। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कोवैलेंट बॉन्ड को समझेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग के अबाउट्स में या केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट एक्स एंड वाई। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स एटम एंड वाई एटम। ठीक है, अब देखिएगा अगर एक्स और वाई दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन में तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक तो ये केस होता है, इसमें क्या मान के चलते मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, और सेकंड एक्स वाई, यहाँ पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये कहाँ है, इन बिटवीन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ है, इन बिटवीन में। ठीक है, दो प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे बता रहा हूँ। एक्स और वाई एलिमेंट्स है या एटम है, इनके बीच में जो बॉन्ड है उसमें क्या है, एक तो ये कंडीशन होती है जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इस ओर खिसक गए तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इधर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट वाई की ओर हो गया तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और सेकंड जो सेकंड पिक्चर है, यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इन बिटवीन, अर्थात इलेक्ट्रॉन मध्य में उपस्थित है। तो देखिएगा एक टर्म आती है, उसको भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए मेरे हिसाब से। पोलर, सेकंड नॉन पोलर, ये भी इम्पोर्टेंट है। पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ध्रुवणता। अरे ये ध्यान रखना, पोलर को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुवणता। ठीक है, और अध्रुवणता, वर्णता, है ना, ये ध्यान रखना। ये क्या है, अध्रुव, यानी कि पोलरिटी और नॉन पोलरिटी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सपोज दैट कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनके बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में अगर सपोज दैट, यहाँ और समझा देता हूँ, एक्स और वाई। ठीक है, चूँकि बंध के इलेक्ट्रॉन, अगर बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे उपस्थित होते हैं, दोनों के मध्य में। अगर बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों के मध्य में उपस्थित होते हैं, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंध। उसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट नेचर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन है। ठीक है, आई थिंक दैट कोई किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इन बिटवीन, बॉन्ड के मध्य में उपस्थित है, या कह सकते हैं एक्स और वाई के बीच में उपस्थित है, तो ये क्या कहलाएगा, इस प्रकार का बॉन्ड, कोवैलेंट। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहलाएगा,
कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, जिसको अपन कह सकते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, मध्य में उपस्थित है, न तो इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ न इधर धनायन जनरेट हुआ, तो इसको, इस केस को, इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको अपन बोलेंगे नॉन पोलर। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ये ध्यान रखना, अध्रुवणता है ना, उसमें इसमें किसी प्रकार की ध्रुवणता जनरेट ही नहीं हुई। अगर ध्रुवणता किस केस में होगी, अगर सपोज दैट बंध के इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, अगर बंध के इलेक्ट्रॉन जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है उस और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लाइक दिस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है y की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी x से ज़्यादा है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन इधर खिसक गए हैं और y पर क्या हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे x पे पार्शली पॉजिटिव आयन आ जाएगा। और इस प्रकार का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसको बोलेंगे अपन पोलैरिटी या पोलर बॉन्ड, जिसको बोलते हैं ध्रुवणता। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि कोई भी केमिकल बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अगर वो नॉन पोलर है तो रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, और उसमें अगर पोलैरिटी आ जाती इट मीन्स उसमें केमिकल रिएक्शन होने की चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर यानी कि इन बिटवीन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, एक्स और वाई के बीच में उपस्थित है, इसका मतलब वो क्या होगा, कोवेलेंट होगा। ठीक है, अगर वाई की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें क्या हो गया, पोलैरिटी जनरेट होगी, और सपोज दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ वाई एटम इज ग्रेटर देन एक्स, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाई की ज़्यादा है एज कंपेयर एक्स, तो वो क्या हो जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। उसको अपन क्या कर सकते हैं, पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन या पोलैरिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दैट है बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम मेन बात पाते हैं। ठीक है, लाइक दिस तो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग के पीछे यहाँ पे कितनी थ्योरीज का अध्ययन करेंगे वो देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज। ठीक है, वीबीटी है, सेकेंड VSE वेस्पर्ट थ्योरीज है, थर्ड एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर थ्योरीज इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या करते हैं अपन, एक तो होता है रेजोनेंस, ठीक है, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो रेजोनेंस पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब वेस्पर्ट थ्योरी, चूँकि यहाँ पे भी देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का उद्गम सबसे पहले हुआ है, आई थिंक दैट अराउंड द 1927, एंड हु इज़ द प्रपोज्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर देखिएगा 1927 में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया गया था वह हिटलर एंड लंदन, ये ध्यान रखिएगा, हिटलर एंड लंदन द्वारा दिया गया था। और मैं यहाँ पे आपको इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज अपने एक सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक दैट 0.5 या 1/2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछ लिया जाता है कि भाई हु इज प्रपोज टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या संयोजकता बंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, दैट्स राइट, यानी कि ये हिटलर एंड लंदन द्वारा दिया गया था, और बाद में 1931 इसको और एक्सप्लेन से पढ़ाया गया या एक्सप्लेन किया गया
किसके द्वारा? पॉलिंग एंड गिलेस्पी, ये ध्यान रखना, गिलेस्पी, ठीक है। पॉलिंग एंड गिलेस्पी द्वारा इसको बाद में एक्सप्लेन किया गया 1931 में, ठीक है। चूँकि पॉलिंग के द्वारा बहुत सारे आपको ध्यान होगा, आई थिंक दैट बैक बॉन्डिंग फिनोमेना है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी विच वाज यूज्ड बाय द पॉलिंग, explanation in the coordinated bond and other like as a coordinated complex compounds, okay। तो पॉलिंग एंड गिलेस्पी द्वारा समझाया गया, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसकी जो धीरे धीरे, जैसा कि 1927 में हिटलरियन लंदन द्वारा दिया गया, ठीक है, उसके बाद में वेस्पर सिद्धांत आया, ठीक है, क्योंकि कुछ कमियाँ इन लोगों की रह गई थी, अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ कमियां रह गई थी, कई सारी चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उनका। उसके बाद में हमने क्या किया, वेस्पर सिद्धांत का सहारा लिया, क्योंकि वेस्पर सिद्धांत के द्वारा क्या चीज़ बताएगी जो कि एक इम्पोर्टेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स वो स्टेबल होगा या नहीं, स्टेबल और नॉट अनस्टेबल, ये किसके द्वारा समझाया गया? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के थ्योरी के द्वारा, अर्थात वेस्पर सिद्धांत के द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल या एटम क्या है, स्टेबल होगा या अनस्टेबल। तो वह वेस्पर सिद्धांत के द्वारा अपन ने उसको एक्सप्लेन किया। और आगे जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फिनिश होगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वेस्पर सिद्धांत को लेंगे। चूँकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन को समझाया गया, रेजोनेंस को समझाया गया, लेकिन जो ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री है या वो शेप है, वो कैसा होगा, यानी कि टेट्राहेड्रल है तो क्यों है, स्क्वायर प्लेनर है तो क्यों है, और उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने एंगल का है, उसका एक्सप्लेन भी हम वेस्पर सिद्धांत के द्वारा करते हैं, क्योंकि इन्होंने उसको समझाने का अच्छा प्रयास किया है, ठीक है। तो ये हो गई बात। एंड फाइनली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात जिस चीज़ को जिस चीज़ को वेस्पर सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको हमने किस में समझाया, किसके द्वारा समझाया गया, MOT। और MOT आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज फॉर अस, अर्थात कोई भी, चूँकि हमने थोड़ी कमियाँ, कुछ जैसे कुछ लिमिटेशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी, उसका वेस्पर के आधार पर अपन ने एक्सप्लेन किया। फिर कुछ जैसा कि मैं कर देता हूँ, आई थिंक डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, है ना, ये टर्म है। कोई भी मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, वो पैरामैग्नेटिक। ये किसने समझाया, ये अपन को MOT के आधार पे समझाया गया, ठीक है। तो आई थिंक दैट MOT इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि limitations of the valence bond theory which was explained by the Vesper theories and limitations of the Vesper theories which was explained by the molecular orbital theories, ठीक है। क्योंकि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है और किसी एटम या एलिमेंट जैसा कि यौगिक है उसमें जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी है, ये सब किसके द्वारा समझाए गए, MOT के द्वारा समझाए गए। और अपन ने जैसे कि अब सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि लाइक दिस ऑन बिहाफ ऑफ दी O2 अर्थात ऑन बिहाफ ऑफ दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 इज ए डायमैग्नेटिक, क्या होता है, डायमैग्नेटिक। बट दिस इज ए रॉन्ग, अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है क्योंकि O2 क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, जबकि ऑन बिहाफ ऑफ दी MOT, जब हम MOT के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको अपन देखते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये तो हो गई। अब अपन चलते हैं, ये अपना एक कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने आपको समझाया। अब हम वापस आते हैं, एक सिंपल सा मेथड हो रहे जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने लेविस कोसेल का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं अपन ऑक्टेट रूल, ठीक है। चूँकि लेविस कोसेल है
इसी तरह से सिजुक थ्योरी दी गई थी। ओके, सिजुक थ्योरी का भी हमने अध्ययन किया है। तो लेविस कोशल यानी कि लेविस कोशल के द्वारा ऑक्टेट रूल दिया गया था, और लेविस कोशल के बिहाफ पे उन्होंने ये समझाया कि भाई प्रकृति में पाए जाने वाले जो एलिमेंट या एटम होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं। तो उन्होंने देखा कि दोज आर द एलिमेंट्स और एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, अर्थात उनकी बाह्यतम सेल या संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 से कम है, तो क्या होगा, अनस्टेबल होंगे। ये किसके द्वारा, लेविस कोशल के द्वारा समझाया गया। लेकिन कुछ डिमेरिट्स या कुछ कमियां इनके द्वारा भी रह गई थी, जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुछ में डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनको ये भी समझा नहीं सके थे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब सिंपल, अब हम वापस आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, है ना, और इसको समझिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि संयोजकता, वैलेंस यानी किसी भी एटम या एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल, जिसको कह सकते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, अर्थात संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किसी भी एटम में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, तो इसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, और इसको अब समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, लाइक दिस, जैसा कि H1, ठीक है, प्लस H1, इसको H दे दिया, इसको H भी दे दिया। ठीक है, लाइक दिस क्या हो गया, H2 मॉलिक्यूल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक डेफिनेशन, अर्थात ये क्या है, एटम, ये क्या है, एटम, अर्थात ये एटम, बी एटम, है ना, दो एटम वापस मिलके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, ये भी ध्यान रखना, है ना। तो कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। ओके, अर्थात एटम क्या होता है, इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, चूँकि हाइड्रोजन के पास में, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास में, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास में, दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस, जैसा कि ये है, ठीक है, HA, ठीक है, लाइक दिस, एंड सेकेंड HB, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, अर्थात एलिमेंट ए, एलिमेंट बी। ठीक है, हाइड्रोजन का H एलिमेंट है, ये HB। ठीक है, दोनों एक निश्चित दूरी पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब दोनों के पास में, माय डियर स्टूडेंट्स, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के पास क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स से देखिएगा, चूँकि इस हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो क्या करेगा, इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इसी तरह से ये जो इस HB हाइड्रोजन है, इसका ये क्या करेगा, ये HA वाले के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब ये है, जब दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स या दो हाइड्रोजन एटम एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, लेकिन जब ऑन बिहाफ ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर वो क्या करते हैं, जब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो धीरे धीरे पास में आ जाते हैं। ठीक है, और पास में आते आते एक निश्चित दूरी पर क्या होते हैं, वो रुक जाते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे स्थिति है, यहाँ पे देखिएगा, लाइक दिस, यहाँ पे देखिएगा, ये क्या करेंगे, एक निश्चित दूरी पर आके रुक गए। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इससे रुके, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या हो गया, ये आपस में आते गए, अर्थात दोनों हाइड्रोजन एटम धीरे धीरे पास में आते गए। लेकिन क्यों आते गए, क्योंकि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कर रहा है। ये वाला पॉजिटिव आयन, इधर का जो न्यूक्लियस है, इधर के
इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कर रहा, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद में दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन भी, क्योंकि एक का नाभिक दूसरे के नाभिक से रिपल्सन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन होगा। तो इस प्रकार एक निश्चित सीमा के बाद में ये दोनों एटम क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में इस तरह से भी डिसाइड कर सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से भी अपन इनको दिखा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक निश्चित डिस्टेंस पे क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब चूँकि एच भी आपस में मिलेंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, एक निश्चित दूरी पर आके रुक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है। अब ये बात हो गई, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन MOT एंड VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और MOT में क्या अंतर होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ऑन बिहाफ ऑफ दी, अगर अपन देखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होगा, जब दो एटम पास में आते हैं और एक निश्चित दूरी पर रुक जाते हैं, तो दे आर नॉट कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स, अर्थात वो कंप्लीट कंपोजिशन में एक दूसरे में इंटेक्ट नहीं हो पाते हैं, अर्थात इनको कह सकते हैं पार्शली ओवरलैप करते हैं, यानी कि आंशिक। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि यहाँ पे ये एक निश्चित सीमा पे आके रुक गए, ठीक है, आप एक निश्चित सीमा के बाद में ओवरलैप होना बंद हो जाता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पार्शली ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा, मैं आपसे कह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस इन MOT एंड VBT। तो माय डियर स्टूडेंट्स, MOT में अगर मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोई ऑन बिहाफ ऑफ दी, अगर अकॉर्डिंग टू MOT कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई किसी प्रकार के यौगिक का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अपन उसमें जो दो एटम होते हैं उनका न्यूक्लियस का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखेगा, चूंकि यहाँ पे HA और HB ये मिले तो सही, लेकिन इनमें थोड़ा पार्शली ओवरलैपिंग होता है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपन इधर ये अपन को दिखाई दिया जा सकता है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं भाई जो इधर का न्यूक्लियस है वो HA का है, इधर वाला HB का है। अर्थात कहने का मतलब ये पार्शली ओवरलैपिंग की कंडीशन में अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता है, जबकि MOT में क्या होता है, बिल्कुल कंपोजिट हो जाता है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्ट हो जाता है, आपस में इतना मिल जाता है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। अर्थात ऑन बिहाफ ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो पार्शली ओवरलैपिंग होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, या पता लग सकता है कि भाई ये न्यूक्लियस किस एटम का है। लेकिन इन MOT में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। MOT में जब कोई भी यौगिक का निर्माण होता है तो बिल्कुल अदृश्य हो जाता है, वो बिल्कुल ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें, अर्थात वो एकदम बिल्कुल इतना आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, उनको अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन डिफरेंस MOT एंड VBT, अर्थात VBT में जब कोई भी दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनको न्यूक्लियस को हम देख सकते हैं पार्शली, अर्थात वो आंशिक ओवरलैप होते हैं, लेकिन वहाँ पर कंप्लीटली ओवरलैपिंग हो जाते हैं और अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, दिस इज द राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। ठीक है, अब चूँकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जब कोई भी दो एटम आपस में मिलते हैं तो वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपस में खिंचे हुए होते हैं, और जब वो एक निश्चित सीमा पर आ जाते हैं तो क्या होता है, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, डायरेक्शनल होगा। ये तो हो गई बात। अब यहाँ पर देखेंगे जो ओवरलैप होता है, अर्थात जो इनके जो कक्षक होते हैं हाफ फील्ड हो सकते हैं, क्योंकि कक्षक क्या होते हैं, हाफ फील्ड भी भाग लेते हैं, जैसे कि H1 है। ठीक है, अब इसमें जैसे अपोजिट डायरेक्शन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं या न्यूट्रलिटी कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आ जाती है। अब चूँकि जो ओवरलैपिंग होती है जिसको अपन कहते हैं अतिव्यापन। ठीक है, अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है वो देखिएगा यहाँ पे। एक तो होता है
लाइक दिस। अतिव्यापन के प्रकार, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एसएस ओवरलैप, एसएस ओवरलैपिंग। सेकेंड इज एसपी ओवरलैपिंग, और थर्ड इज पीपी ओवरलैपिंग। ये इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले अगर अपन एसएस की बात करें तो क्या हो जाएगा, अब देखिएगा, एस की बात करें चूँकि गोलाकार होता है, तो जैसा कि H1 प्लस H1, ठीक है, लाइक दिस H1 प्लस H1 या SS। ठीक है, चूँकि ये दिशाहीन होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि गोलाकार होते हैं, तो ये किस प्रकार का, लाइक दिस, इस प्रकार से। ठीक है, H1 H1। ठीक है, तो ये तो हो गया SS ओवरलैप, SS ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे अपन, SP ओवरलैपिंग। बड़े सिंपल है, चूँकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, 1S1 जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो H1 H1 हैं, वो आपस में मिलेंगे, इस तरह से कोई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, अब एस में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, चूँकि एस में एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो लाइक दिस, इस तरह से। और p का जो अपन ने वहाँ पे पढ़ा था, या इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, और ये ओवरलैपिंग करके S एंड P, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया, तो इसको अपन SP ओवरलैप बोल सकते हैं। ठीक है, ये है, ये हो गया, डायरेक्शनल होता है ना, इसमें एक S होता है और एक P ऑर्बिटल भाग देता है। ठीक है, अब चूँकि अपन थर्ड जो लास्ट लेते हैं, PP। ठीक है, PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि SS ओवरलैप हो गया, SP हो गया और PP ओवरलैपिंग। चूँकि PP ओवरलैपिंग दो प्रकार से होते हैं, एक तो होते हैं अक्षीय, ठीक है, एक तो होते हैं अक्षीय अतिव्यापन, लाइक दिस। अक्षीय अतिव्यापन में क्या होगा, लाइक दिस, इस तरह से प्लस P, फिर वही इस तरह से ये P। ठीक है, तो ये क्या अक्षीय एक्सिल, अक्षीय अतिव्यापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षीय अतिव्यापन। ठीक है, अक्षीय, क्योंकि P में दो प्रकार, अक्षीय अतिव्यापन में इस तरह से, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया, अर्थात इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अक्षय में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अक्षय में। अब दूसरा आता है समपार्श्विक बोलते हैं, या जिसको साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज में, क्योंकि अपन जानते हैं, जैसा कि सपोज दैट, इसका एग्जांपल लेता हूँ O2। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या है, O2, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s 2s एंड 2p4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1s2 2s2, ठीक है, 2px py pz, अर्थात 2 2 4
5 6 7 एंड 4 5 6 7 एंड 8 लाइक दिस। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होते हैं ये इसको समपार्श्विक बोलते हैं, ये ध्यान रखना। समपार्श्विक, ये आप समझ लीजिएगा, सपार्श्विक, ये इसको मैं इंग्लिश में याद रखूँगा, या समपार्श्विक बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, या और भी हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या होगा, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और ये पाया जाता है पीपी और पीपी अतिव्यापन में। इसको लिखते हैं अपन पीपी पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्षीय अतिव्यापन में तो ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, 1 सिग्मा एंड 1 इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो अतिव्यापन होता है किस प्रकार से होता है, यहाँ पे देखिएगा साइड वाइज की अगर अपन बात कर रहे थे पीपी की, पीपी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक है, इसकी अगर अपन बात कर रहे थे तो देखिएगा इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, अपन ने जैसे अभी ऑप्शन के केस की बात की पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये समझिएगा आप लाइक दिस, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, और इस तरह से ये हो गया। ठीक है, या इसको और मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिएगा, पहले इसको अपन लिखते हैं, ये हो गया एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया और इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। ये इसको अपन और देखिएगा, अगर इसको पूरे को अगर है ना लाइक दिस यहाँ से लेते हैं, ये ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, चूँकि ये एक्स एक्स है, ठीक है, तो एक्स एक्स में तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और वाई वाई लाइक दिस, वाई वाई हो गया और जेड जेड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे कर देंगे तो ये जेड जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कहने का मतलब। तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है, ये ध्यान रखना। और इसको जैसे कि अपन ने कहा था O2 का लिखा था, अर्थात 1s 2s 2p 4, अर्थात इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2px py pz, अर्थात 2 2 4 5 6 7 1 8। ठीक है, अर्थात py pz है ना, py pz। यहाँ पे देखिएगा py व pz में क्या हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब पीपी ओवरलैपिंग में 2 प्रकार की कंडीशन होती है, एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण होता है, एक पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण होता है। ये तो हो गई बात ओवरलैपिंग की। और इससे पहले हमने वीबीटी में जो मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, उसका अध्ययन भी कर लिया। ठीक है, अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ड्यू टू ओवरलैपिंग एस एस एंड एस पी और पीपी, ठीक है, इसमें क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा। अब डिफरेंस भी अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कई बार ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कंपेरेटिवली पाई बॉन्ड के क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एक तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड इज द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह 80 किलो कैलोरी पर मोल होती है, अर्थात 80 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि पाई बॉन्ड की 65 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है,
दूसरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, ये दुर्बल हो गया। अब यह कह सकते हैं चूँकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है, इसलिए पाई बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स होगी वो भी क्या करेंगे, उनकी क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड वालों, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन वालों की। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। कुछ और भी इनके बॉन्ड्स के बारे में दे रखा है, लेकिन आई थिंक दैट ये मैंने जो पढ़ाया आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज का इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।